अस्सलाम वालेकुम स्कॉलर्स, आप सुन रहे हैं ज़ियाउर रहमान को यूट्यूब चैनल पर। स्कॉलर्स, आज 23वें लेक्चर का पार्ट 3 है। आज के लेक्चर में हम आपको बताएंगे टिप्स फॉर चैप्टर नंबर 2 लिटरेचर रिव्यू कि अगर आप थीसिस कर रहे हैं एमएस या एमफिल लेवल पर या पीएचडी लेवल पर, तो जो इसका दूसरा चैप्टर है जिसको हम कहते हैं अदबी अलूम का जायज़ा या लिटरेचर रिव्यू, उसके लिए टिप्स क्या हैं। इससे प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको चैप्टर नंबर 1 के हवाले से टिप्स दिए थे कि इंट्रोडक्शन में बेसिकली आपके कौन से टिप्स हैं जो आपको अपने ज़हन में रखने हैं और इंट्रोडक्शन का चैप्टर लिखना है। स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें, और लाइक के बटन पर क्लिक करें अगर वीडियो आपको पसंद आए। अब लिटरेचर रिव्यू में स्कॉलर्स आपको शुरू करना है अपनी इंडस्ट्री से, जो बेसिकली जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हैं उसकी अफादियत को आपसे ज़्यादा बेहतर और उस वक्त कोई नहीं जानता होगा जब आप डिफेंस कर रहे होंगे। अगर मैं अपनी बात करूं तो मैंने वर्चुअल एजुकेशन के ऊपर काम किया, तो आप हो सकता है किसी और चीज़ के ऊपर काम कर रहे हो, किसी सर्विस सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हो या गवर्नमेंट सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हो या आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के ऊपर किसी इंडस्ट्री पे काम कर रहे हो। तो आपकी जो इंडस्ट्री है वो बड़ी अहम है, उसमें आपको मेंशन करना है ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या काम हुआ है इसके ऊपर, और आपके लोकल कंट्री लेवल के ऊपर जिस कंट्री में आप मौजूद हैं, जिस कंट्री के हवाले से आप बात कर रहे हैं, रीजन के हवाले से आप बात कर रहे हैं, उसके लेवल के ऊपर अब तक इसमें क्या हुआ है। जब आप ये लिख लेंगे, अपनी इंडस्ट्री को आप बता लेंगे ग्लोबल और लोकल लेवल के ऊपर, फिर आप वेरिएबल्स की तरफ आ जाएंगे बेसिकली। तो वेरिएबल्स में मैंने तो अपने मॉडल के हवाले से 4 वेरिएबल सिर्फ एग्जांपल के तौर पे आपके सामने रखे हैं। आपके जितने भी वेरिएबल्स हैं आप उनको इसी तरह मेंशन कर देंगे और उनकी आप थोड़ा टेक्स्ट लिखेंगे, वो आगे हम आपको बताते हैं। उसके बाद फिर आप थ्योरी देंगे और थ्योरी के साथ आप रिलेशनशिप बिल्ड कर देंगे कि इन वेरिएबल जो आपने हाइपोथेसाइज किए हैं जिस तरह से कि इन वेरिएबल्स में ये रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और ये हाइपोथेसिस हैं। फिर आप अपना कॉन्सेप्चुअल मॉडल देंगे और फिर लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस देंगे। अब इसमें टिप्स क्या हैं? टिप्स हैं, देखें, जब आप इंडस्ट्री के ऊपर लिख रहे हैं तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि आपको 2 से 3 पेजेस का स्क्रिप्ट कम से कम इसमें इस स्टेज के ऊपर देना है कि आपने जो इंडस्ट्री के ऊपर लिखना है। अगर आपका एजुकेशन के ऊपर कर रहे हैं या सर्विस सेक्टर या हेल्थ सेक्टर के ऊपर, जिस भी सेक्टर के ऊपर आप काम कर रहे हैं, उसका 3 से 4 पेजेस मिनिमम है, ये ज़्यादा भी दे सकते हैं आप। पीएचडी लेवल के ऊपर तो कम से कम आपको 10 से 12 पेजेस देने हैं, लेकिन मिनिमम आपको 3 पेजेस, क्योंकि आगे जो आप रिलेशनशिप जब डेवलप करेंगे उसमें आपको ज़्यादा राइटअप देना पड़ता है। अब जब आप 2 से 3 पेजेस देंगे तो आपको ये कोशिश करनी है कि यूज़ मैक्सिमम रेफरेंसेस और लेटेस्ट रेफरेंसेस। अब यहाँ आपको जितने ज़्यादा आप किसी चीज़ के हवाले से रेफरेंस या साइटेशन दे सकते हैं आप प्रोवाइड करें। आल्सो प्रोवाइड कंपैरिजन ऑफ डेवलप्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज़, ईस्ट एंड वेस्ट। ठीक है, आपको इस तरह की कंपैरिजन भी यहाँ देने हैं, जिस तरह मैंने आपको ऊपर शुरू में कहा ना जी, ग्लोबल लेवल के ऊपर क्या काम हुआ है, लोकल लेवल के ऊपर क्या काम हुआ है। आल्सो मेंशन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। अगर आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो हमने आपको जब आपको फर्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन के हवाले से बता रहे थे, अगर आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, जिसमें कंटेंट की प्रॉब्लम अलग है, कॉन्टेक्स्ट की प्रॉब्लम अलग है, पॉपुलेशन की प्रॉब्लम अलग है और तरह तरह की प्रॉब्लम्स हैं, तो आप बड़ी स्टेटमेंट जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो आप पहले चैप्टर में मेंशन कर देते हैं, तो लेकिन फिर आप यहाँ इसको आप फिर यहाँ भी मेंशन करते हैं अपने बेसिकली जो आप जब आप इंडस्ट्री के ऊपर बात कर रहे हैं तो यहाँ भी आप उस इंडस्ट्री से रिलेटेड बात करते हैं। तो अब आपके मॉडल में जितने वेरिएबल्स हैं आप उन तमाम वेरिएबल्स के हवाले से भी प्रॉब्लम ढूंढकर यहाँ इस जगह लिख सकते हैं कि जी ये इस वेरिएबल को मैंने इसलिए चूज़ किया है कि इस मुल्क में जिसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ इसमें ये प्रॉब्लम आ रही है इस वेरिएबल के हवाले से, तो मैंने अपने मॉडल में इस वेरिएबल को लिया यूज़। और आप APA स्टाइल यूज़ करें, अगर आपकी यूनिवर्सिटी का क्राइटेरिया इसका स्टाइल का डिफरेंट है तो आप वो यूज़ करें, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम यूनिवर्सिटीज़ में थीसिस के हवाले से मैं तो एशिया की बात कर रहा हूँ, APA स्टाइल जो है वो ज़्यादा फॉलो किया जाता है। अब आपने वेरिएबल्स के ऊपर जब लिखना शुरू करना है तो आपको 5 से 6 सफ़े का राइटअप जो है वो वेरिएबल्स के ऊपर देना है। आपको क्या करना है, सबसे पहले डिस्क्राइब ऑल वेरिएबल्स। अब जब आपने डिस्क्राइब करना है तो आपने DV को पहले नंबर पर रखना है। जो आपका एंडोजीनियस या जो आप सबसे जिसके ऊपर आप काम कर रहे हैं, बेसिकली फिनोमिना ऑफ द स्टडी हमने पूरा लेक्चर दिया है। डिपेंडेंट वेरिएबल बेसिकली आपका फिनोमिना ऑफ द स्टडी है। आप हमारा वो लेक्चर देखें, लेक्चर नंबर 24,
लेक्चर नंबर 24 नहीं है, लेक्चर नंबर 27 आई थिंक। तो उसमें हमने आपको फिनोमिना ऑफ द स्टडी के हवाले से बताया कि क्या होता है ये। तो आप डीवी को, फिनोमिना ऑफ द स्टडी को पहले रखेंगे, फिर आईवी को लाएंगे, फिर मीडिएटर को और फिर मॉडरेटर को लाएंगे। उसके बाद फिर आप इन वेरिएबल्स को लिखेंगे कैसे। आप लिखेंगे कि जी इनकी डिक्शनरी डेफिनेशन क्या थी, फिर कॉमन डेफिनेशन क्या है जो आज तक कॉमनली एक्सेप्टेबल है आपकी इस स्टडी के हवाले से। फिर आप ऑर्गेनाइजेशनल डेफिनेशन देंगे कि ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में इसको कैसे डिफाइन किया जाता है। फिर आप उसकी ऑपरेशनल डेफिनेशन देंगे कि आपकी इस स्टडी में बेसिकली ये कैसे ऑपरेशनलाइज हो रहा है वेरिएबल, किस तरह से आपने इस वेरिएबल को लिया है अपनी इस इंडस्ट्री में या अपनी स्टडी में। अब जब आप ऑपरेशनलाइज करेंगे तो ऑपरेशनलाइजेशन में आप ये बात अपने ज़हन में लाजमी रखिएगा कि आप उसको किस लेवल पे ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं। ये बात बहुत सारे स्कॉलर्स को समझ बाद में आती है जब वो पेपर्स लिख रहे होते हैं और थीसिस के लेवल के ऊपर वो ये बात समझने से कासिर होते हैं कि लेवल ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन से क्या मुराद है। लेवल ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ये से मुराद ये है कि कोई वेरिएबल ऐसा है जो जिस तरह सोशल इनोवेशन है। अब सोशल इनोवेशन जो है वो दो लेवल के ऊपर ऑपरेशनलाइज हो सकती है। एक तो हो सकता है कि आप एम्प्लॉइज़ की सोशल इनोवेशन कैपेबिलिटीज़ देख रहे हो कि एम्प्लॉइज़ की सोशल इनोवेशन क्या है। दूसरे नंबर पे आप फर्म की सोशल इनोवेशन के हवाले से देख रहे हो। तो दोनों का ऑपरेशनलाइजेशन मैकेनिज्म मुख्तलिफ है। अगर आप एम्प्लॉइज़ के हवाले से बात कर रहे हैं तो यहाँ आपको उसको डिफाइन करने के लिए कुछ और ऑपरेशनल चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी कि एम्प्लॉय लेवल के ऊपर ये ऐसे ऑपरेशनलाइज होती है सोशल इनोवेशन की डेफिनेशन। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन के लेवल के ऊपर या फर्म लेवल के ऊपर सोशल इनोवेशन को अगर आप ऑपरेशनलाइज कर रहे हैं तो वहाँ आपका क्राइटेरिया थोड़ा मुख्तलिफ होगा। कुछ मुख्तलिफ वर्ड्स या कुछ मुख्तलिफ आपको उसके लिए टर्मिनोलॉजीज़ या चीज़ें यूज़ करनी है जो उस लेवल ऑफ ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द वेरिएबल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिसर्च इन सेकंड चैप्टर। उसके बाद है कि आप जिस वेरिएबल के ऊपर काम कर रहे हैं बेसिकली उसका जो ऑथेंटिक सोर्स है जिसने उस वेरिएबल को सबसे पहले दरियाफ्त किया और उस वेरिएबल के ऊपर सबसे पहले जिस बंदे ने बात की आपको उस बंदे को सामने रखना है और उस बंदे को भी आपको मेंशन करना है। बेसिकली वो बंदा आपका गुरु है इस वेरिएबल का। जैसे अगर ये कहा जाए कि जी क्वालिटी इज़ फ्री, तो आपको क्वालिटी के ऊपर अगर आप काम कर रहे हैं क्वालिटेटिवली या जिस भी हवाले से काम कर रहे हैं क्वांटिटेटिवली, तो आपको ये ढूंढना है कि ये क्वालिटी इज़ फ्री किसने कहा है, उसको आपने मेंशन करना है। फिर बताना है कि ये फिर ऐसे ऐसे एवॉल्व होता हुआ हम तक पहुंचा और आज इस वेरिएबल का ये इस नाम से पहचाना या जाना जाता है। उसके साथ आपको डिस्क्राइब करना है मेन कंस्ट्रक्ट को। अगर आपका वेरिएबल मल्टी कंस्ट्रक्ट लेवल का है तो आपको मेन कंस्ट्रक्ट को भी को डिफाइन करना है एज वेल एज मेन फील्ड। जिस तरह हम ये बात कहें कि एम्प्लॉय की इनोवेटिव कैपेबिलिटी है उसको अगर हम स्टडी करना चाह रहे हैं तो इनोवेटिव कैपेबिलिटी बेसिकली एम्प्लॉय की एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर है। तो आपको जब आप काम तो कर रहे हैं एम्प्लॉय की इनोवेटिव कैपेबिलिटी के ऊपर, लेकिन उसकी मेन फील्ड है वो एक्स्ट्रा रोल बिहेवियर है। तो आपको मेन फील्ड को सामने रखना है, मेन कंस्ट्रक्ट को सामने रखना है कि मेन कंस्ट्रक्ट क्या है जिसके अंदर ये सब डायमेंशन में या सब वेरिएबल के तौर पर एम्प्लॉय की जो इनोवेटिव कैपेबिलिटी है आप उसको स्टडी कर रहे हैं। अगर आप इसी तरह साइकोलॉजिकल कैपिटल को स्टडी कर रहे हैं तो उसके नीचे जो डायमेंशन है आप हो सकता है किसी एक डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे हो, तो आप हो सकता है होप के ऊपर काम कर रहे हो या रेजिलियंस के ऊपर काम कर रहे हो। तो लेकिन आपको पूरा साइकोलॉजिकल कैपिटल को अपने सामने रखना है, उसको डिस्क्राइब करना है और फिर आपको बताना है कि ये जिस वेरिएबल इस मल्टी कंस्ट्रक्ट वेरिएबल में से जो मैं वेरिएबल यूज़ कर रहा हूँ, जो डायमेंशन मैं यूज़ कर रहा हूँ वो बेसिकली ये है। तो इसी तरह अगर आप एम्प्लॉइज़ की अटेंडेंस या रिवार्ड सिस्टम के ऊपर अगर आप चेक करना चाह रहे हैं तो ये बेसिकली एम्प्लॉय की इन रोल परफॉर्मेंस है, ये मेन कंस्ट्रक्ट है इन रोल परफॉर्मेंस। तो उसके अंदर ये सब डायमेंशंस हैं एम्प्लॉय की अटेंडेंस या रिवार्ड सिस्टम। इसी तरह अगर आप ट्रिपल बॉटम लाइन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपका जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक मेन उसका कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मेन कंस्ट्रक्ट है, उसके अंदर सब डायमेंशन है ट्रिपल बॉटम लाइन। उसी तरह अगर आप रिस्पॉन्सिबल लीडरशिप के ऊपर काम कर रहे हैं तो लीडरशिप जो है वो मेन कंस्ट्रक्ट है, उसके अंदर डायमेंशन है। आपको मेन कंस्ट्रक्ट को सामने रखना है। इसकी कुछ एग्जांपल हमने आपको दी हैं। इसी तरह आपको जब आप इसके ऊपर लिटरेचर रिव्यू कर रहे हैं तो आपको A to Z उस वेरिएबल के हवाले से सब कुछ प्रोवाइड करना है कि कैसे के स्टार्ट विद इम्पोर्टेंस, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, हाउ द वेरिएबल एवॉल्व, कैसे कैसे ये वेरिएबल एवॉल्व हुआ और कैसे कैसे ये डेवलप हुआ, और व्हाट इज़ द मेन डोमेन ऑफ द वेरिएबल। ये जैसे हमने आपको ऊपर बताया कि एम्प्लॉइज़ की इन रोल परफॉर्मेंस है या आउट रोल परफॉर्मेंस है, तो उनके अंदर आप जिस डायमेंशन के ऊपर काम कर रहे हैं तो आपको मेन डोमेन का भी पता होना चाहिए। अगर आपका वेरिएबल
मल्टी कंस्ट्रक्ट लेवल का वेरिएबल है, मल्टी डायमेंशंस हैं उसकी, तो फिर आपको मेन कंस्ट्रक्ट का भी पता होना चाहिए। इन विच अदर डायमेंशंस अदर डोमेन्स और डिसिप्लिन द वेरिएबल यूज्ड, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ट्रस्ट है अगर, तो वो ट्रस्ट जो है वो मल्टी डिसिप्लिनरी वेरिएबल है, वो एक से ज़्यादा डिसिप्लिन में इस्तेमाल हो चुका है, वो नेचुरल साइंसेज में भी यूज़ हो चुका है, वो मैनेजमेंट साइंसेज में भी, सोशल साइंसेज में भी, वो हर जगह इस्तेमाल हो चुका है, वो एंटरप्रेन्योरशिप में भी इस्तेमाल हो चुका है। तो आपको उसकी मल्टी डिसिप्लिनरी वैल्यू को भी सामने रखना है और उसको भी मेंशन करना है कि ये बेसिकली फलां तरह की स्टडी में ये ऐसे बिहेव किया था और मेरी स्टडी में अब ये कैसे बिहेव करेगा, मैं ये देखना चाह रहा हूँ। बट इज़ द इम्पोर्टेंस इन योर स्टडी, वाई यू चूज दिस वेरिएबल, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। इसको अगर हम सेपरेट ही कर लें तो इन सारी चीज़ों को, ये जो आपने ऊपर अपने वेरिएबल्स के हवाले से मेंशन किए हैं कि 5 से 6 सफ़ों का स्क्रिप्ट लिखा है, इन सब चीज़ों को लिखने का बेसिकली पर्पज़ ये है कि आप ये बताना चाह रहे हैं कि व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस इन योर स्टडी, कि आपकी स्टडी में इस वेरिएबल की इम्पोर्टेंस क्या है, आपने उसे क्यों चूज़ किया है, कैसे ये आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, या कैसे ये आपकी इंडस्ट्री जो आपने चूज़ की है उसके लिए अहम है, या जो रिसर्च आप कर रहे हैं वो इस वेरिएबल की वजह से क्यों अहम है, या ये वेरिएबल उस रिसर्च में क्यों अहम है, ये आपको यहाँ मेंशन करना है। सबसे बड़ा आर्गूमेंट यहाँ आपको स्टैब्लिश करना है। उसके बाद फिर आपको थ्योरी मेंशन करनी है, ये कम से कम आपकी 1.5 से 2 पेजेस की होनी चाहिए। रिकमेंडेबल है कि अगर आप इससे भी ज़्यादा लिख सकें, लेकिन आप इंतहाई प्रिसाइज लिखें और टू द पॉइंट लिखें ताकि ज़्यादा क्वेश्चन ना आए। उसके बाद आप इसमें डिस्क्राइब करें कि इसकी थ्योरी की आजकल लेटेस्ट शेप क्या है, कैसे ये शुरू हुई थी, फिर आजकल इसको किस किस मल्टी डिसिप्लिनरी लेवल के ऊपर यूज़ किया गया, मल्टी कंस्ट्रक्ट लेवल वेरिएबल्स के ऊपर यूज़ किया गया और उसके क्या रिजल्ट्स आए, फिर उन रिजल्ट्स में सिमिलैरिटीज़ कितनी हैं और उसके ऊपर क्रिटिसिज्म कितना है, और अनइवन रिस्पॉन्सेज या मुख्तलिफ तरह के रिस्पॉन्सेज कितने आए हैं जब इस थ्योरी को टेस्ट किया गया। हाउ थ्योरी रिलेट टू योर फिनोमिना, देखें आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं आपको ये नहीं देखना कि जनाब ये थ्योरी है और ये थ्योरी अप्लाई हो सकती है, आपको ये जस्टिफाई करना है हर चीज़ को कि आपकी स्टडी में ये चीज़ क्यों है। देखें दुनिया में हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, किसी के लिए हो सकता है राख भी इंपॉर्टेंट हो, मट्टी भी इंपॉर्टेंट हो, किसी के लिए किसी चीज़ की अफादियत मुख्तलिफ है, किसी के लिए ज़्यादा है, किसी के लिए कम है, लेकिन आपकी स्टडी में वो क्या है, वो क्यों है, उसकी क्या इंपॉर्टेंस है, आपने क्यों लिया, आपको हर वक्त उसको सामने रखना है और उसको आपने उसके कॉन्टेक्स्ट में आपने बात करनी है कि जी मेरी स्टडी में ये चीज़ ऐसे है और मैं इसको इस तरह से लेकर चल रहा हूँ। तो जब आप अपने थ्योरी को मेंशन कर लेंगे तो थ्योरी के बाद फिर आप इसमें आएंगे कि आप रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। दिस इज़ एक्चुअली ए स्टेज टू डेवलप ए हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट एक पूरा चैप्टर है कि कैसे आप हाइपोथेसिस डेवलप करते हैं। अगर आप हमारे लेक्चर देखें 34, 35, 36 तो उसमें हमने आपको प्रैक्टिकली अपने थीसिस में से और जो पब्लिश रिसर्च हैं लीडिंग जर्नल्स में उसमें से हमने आपको प्रैक्टिकली बताया है कि किस तरह से उन्होंने सेंटेंसेस को मैच किया है, इंटरलिंक किया है, फिर किस तरह से थ्योरी को लेकर आए हैं, किस तरह से उन्होंने फिर डेवलप किया अपना हाइपोथेसिस। तो वो आप लेक्चर लाजमी देखें। बेसिकली इसमें जब आप थीसिस कर रहे हैं तो आपका 6 से 8 पेजेस का आप स्क्रिप्ट देते हैं जिसमें आप ज़्यादा ये देते हैं कि आपकी इस हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है, क्या रिजल्ट्स आज तक आए हैं, और बेसिकली वो आपके गैप में नोवेलिटी जो आपके मॉडल में है वो उसको कैसे आप हाईलाइट करते हैं अपनी हाइपोथेसिस डेवलपमेंट की स्टेज के ऊपर कि आप जो बेसिकली स्टडी में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं वो क्या है। तो उसके बाद आप स्टार्ट विद, ये हम पहले भी कह चुके हैं कि सबसे पहले आईवी और डीवी के रिलेशनशिप की बात करें, उसके बाद फिर मीडिएटर को लाएं, फिर मॉडरेटर को लाएं। फिर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये है कि आप उस वेरिएबल के ऊपर या उन हाइपोथेसिस के ऊपर क्रिटिसिज्म अगर पहले से मौजूद है, कहीं पॉजिटिव रिजल्ट्स आ रहे हैं और कहीं नेगेटिव आ रहे हैं और कहीं किस तरह के रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और कहीं मुख्तलिफ तरह के आ रहे हैं, तो इनकंसिस्टेंट रिजल्ट्स को आप लाजमी मेंशन करें, क्योंकि आपकी हो सकता है मॉडल में कोई नोवेलिटी ऐसी ना हो जो आप समझ रहे हो नोवेलिटी हो और एग्जामिनर आपके सामने ले आए कि देखें जी ये स्टडी तो पहले भी हो चुकी है, तो आपकी स्टडी में नोवेलिटी क्या है, तो आप बिल्कुल फारिग हो जाएंगे अपनी स्टडी में और आंसर लेस होकर आपका दोबारा वो थीसिस नए सिरे से करने के लिए कह देंगे। तो बेहतर ये है कि आप जो हाइपोथेसिस बना रहे हैं बेसिकली आप उसके ऊपर क्रिटिसिज्म लाजमी ढूंढ कर ले जाएं ताकि
आखिरी आर्ग्यूमेंट के तौर पर अपने आप को बचाने के लिए आपके पास ये आर्ग्यूमेंट हो कि जनाब इन अपोसिस को अगर इसमें नोवेलिटी नहीं है तो ये क्रिटिसिज्म मौजूद है, इनका रिलेशनशिप जो है वो कहीं पॉजिटिव आया और कहीं नेगेटिव आया। तो इस इनकन्सिस्टेंट रिजल्ट की वजह से मैंने इस अपोसिस को दोबारा चूज़ किया है कि पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान की इस इंडस्ट्री के हवाले से इसका रिजल्ट क्या आता है और उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, ये आप और इसको कोई भी एग्जामिनर इस आर्ग्यूमेंट को रिजेक्ट नहीं कर सकता। अब जब आप हाइपोथेसिस को डेवलप कर रहे हैं तो आपको थ्योरी बीच में लाजमी लेकर आनी है। कोई भी हाइपोथेसिस विदाउट थ्योरी आप डेवलप नहीं कर सकते। थ्योरी की इतनी इंपॉर्टेंस है कि हाइपोथेसिस बेसिकली नाम ही थ्योरी का है। अगर हम ये कहें कि किसी जगह स्विमिंग पूल लगाने से उस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर हो सकती है तो ये एक बड़ा वेग सा आर्गूमेंट है। इसके ऊपर कोई भी बंदा या कोई आम फैम आदमी को तो समझ आएगी ही नहीं, लेकिन अगर कोई पढ़ा लिखा आदमी भी है उसको भी इस बात की जल्दी से वो इंटरलिंक नहीं कर सकेगा उसको कि एक जगह अगर स्विमिंग पूल लगता है तो मुल्क की इकोनॉमी कैसे बेहतर हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसमें ये बात शामिल कर देंगे कि जनाब जब स्विमिंग पूल लगेगा तो उसके वो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है बेसिकली, तो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ सीमेंट बिकेगा, ईंटें बिकेंगी, उसके साथ लोगों को रोज़गार मिलेगा और रोज़गार के साथ फिर लोगों को रेगुलर जॉब्स मिलेंगी जो उसको मेंटेन करेंगे। ऑफिस मैनेजर चाहिए होगा, सेलमैन चाहिए होगा और इसी तरह बुकिंग एजेंट चाहिए होंगे। तो इस तरह से इकोनॉमी आगे जाएगी। अब जब आप इस तरह की लॉजिक बीच में ले आए तो अब ये आम फैम बंदे के लिए भी समझना बहुत आसान हो गया है। इसी तरह हाइपोथेसिस की डेवलपमेंट में ये बात याद रखिएगा कि आप जब तक थ्योरी नहीं लाएंगे, लॉजिक नहीं लाएंगे, फैक्ट बीच में नहीं डालेंगे कि क्यों ये रिलेशनशिप है, आप क्यों ये कह रहे हैं कि इन दो वेरिएबल्स के दरमियान रिलेशनशिप है या इन दो वेरिएबल्स के दरमियान कोई लिंक मौजूद है, कोई नेक्सस मौजूद है, तो वो थ्योरी नहीं लाएंगे तो उसकी कोई किसी को समझ नहीं आएगी और वो एक्सेप्ट नहीं होगी आपकी बात। तो आपको थ्योरी लेकर आनी है। फिर आपको बताना है कि आपको ये भी ढूंढना है कि इसके ऊपर आपको बेसिकली रिकमेंड किसने किया है। पहले हो सकता है किसी और रिसर्चर ने फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन में ये बताया हो कि जी ये हाइपोथेसिस अभी तक टेस्ट नहीं हुआ है, मैंने ये रिसर्च किया है और इसको मैं ये समझता हूँ कि आने वाले लोग फ्यूचर रिसर्च डायरेक्शन के तौर पे उसने बताया हो कि इस हाइपोथेसिस को ये वेरिएबल शामिल करके चेक करें। तो आप वो वाले वेरिएबल शामिल करके चेक कर रहे हो तो आपको ये भी ढूंढना है कि जी किसने ये बात रिकमेंड की है। अब यहाँ आप बहुत केयरफुल रहिएगा। देखें, बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं देना है, बहुत रेलिवेंट बात करनी है, टू द पॉइंट रहना है और स्टडी को फैलाना नहीं है बहुत ज़्यादा। हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में सबसे बड़ी गलती ये होती है कि हम स्टडी को ऐसी डायरेक्शन में ले जाते हैं कि जहाँ से ना उसका सर नज़र आता है और ना पाँव नज़र आता है और हम स्टडी को फैला के बैठ जाते हैं। तो स्टडी को आपने अपनी विद इन लिमिट्स रखना है और टू द पॉइंट रखना है, अपने वेरिएबल्स तक महदूद रखना है, अपने कंटेंट और अपने कॉन्टेक्स्ट तक महदूद रखना है, अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट और अपनी रिसर्च गैप तक महदूद रखना है। अब आपको केयरफुल क्या है कि आपका अगर एमएस या एमफिल लेवल के ऊपर आप हैं तो आपके 1800 से 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए पूरे थीसिस के 1 से लेकर 5 तक चैप्टर के 18,000 से 20,000 से ज़्यादा वर्ड्स नहीं होने चाहिए। इसी तरह पीएचडी के थीसिस के में भी कोई लिमिट तो नहीं है, बाज़ यूनिवर्सिटीज़ में लिमिट नहीं है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की हद तक तो मुझे पता है कि बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में लिमिट है कि यहाँ 3500 से 4000 वर्ड्स की लिमिट है कि आपको 250 से 300 वर्ड्स के दरमियान अपने थीसिस को पूरा करना है और 40,000 वर्ड्स से 35,000 से 40,000 वर्ड्स के दरमियान आपको थीसिस को पूरा करना है। तो आप हाइपोथेसिस डेवलपमेंट में ऐसी डायरेक्शन में मत चले जाइएगा कि आप हर चीज़ ही लिखते हैं और वो आपकी स्टडी को बेसिकली आपकी स्टडी के लिंक्स जोड़ने की बजाय उल्टा किसी और डायरेक्शन में एग्जामिनर को ले जाए और समझ ही ना आए। उसके बाद फिर स्कॉलर्स आपको अपना कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क देना है और कॉन्सेप्चुअल फ्रेमवर्क आपका मुख्तलिफ भी हो सकता है। मैंने तो ऐसे अपने थीसिस से एक आपको ऐड किया है और फिर आपको जिस तरह से आपने यहाँ हाइपोथेसिस डेवलप किए हैं एक एक रिलेशनशिप के बाद आप एक अपना हाइपोथेसिस मेंशन करते हैं, लेकिन जब आप आखिर में थीसिस में आप एक लिस्ट ऑफ हाइपोथेसिस भी दोबारा मेंशन करते हैं कि ये हाइपोथेसिस हम टेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप रिसर्च आर्टिकल लिख रहे हैं तो उसमें ज़रूरत नहीं है इसकी। तो स्कॉलर्स नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा कि हम आपको मेथडोलॉजी के चैप्टर के हवाले से टिप्स देंगे। आप हमारा पार्ट 4 देखें, नेक्स्ट लेक्चर है जो इससे। इसी तरह इन सब की प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के लिए आप लेक्चर 32, 33, 34, 35, 36 और 37 लाजमी देखें ताकि आपको थीसिस और मुख्तलिफ अप्रूव्ड
जो इस टाइम पब्लिश रिसर्च हो चुकी है, उनमें से हम आपको इन सब की इंट्रोडक्शन, लिटरेचर रिव्यू, मेथडोलॉजी, रिजल्ट्स और डिस्कशन के हवाले से हम आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल के साथ उसमें आपको वाजिया की हुई चीज़ें। और स्कॉलर्स, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।